नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है और आज हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिया है और यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जा करके देख लें। बहुत ही विस्तृत और बिल्कुल सीधे सीधे न कोई इधर उधर की बातें किए, सभी जो पीछे आए हुए प्रश्नों को शामिल करते हुए अच्छे तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं और साथ में याद कर रहे हैं। तो प्रांतीय प्रशासन, मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय कलिंग विजय के साथ 5 प्रांत हो गए। बात कहाँ आती है? मौर्य साम्राज्य में प्रांत। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक ने जब कलिंग जीत लिया तो 5वां प्रांत भी हो गया। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था या हार कहा जाता था। आपको याद क्या रखना है? जरूरी है कि परीक्षा की दृष्टि से उसी पर चर्चा करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था, याद रखना है। हार भी कहा जाता था, याद रखना है। प्रांत और इनकी राजधानी पहले 4 थी और बाद में 5 हो गई, उसके बारे में देख लेते हैं। पहली जो प्रांत है मौर्य साम्राज्य की वह उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और दक्षिण पथ थी उसकी थी सुवर्णगिरी। एक थी अवंती जिसकी थी उज्जैन, और एक मध्य देश जिसे प्राची या पूर्वी प्रदेश भी कहते थे, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और 5वीं जो कलिंग, अशोक की कलिंग विजय के बाद बनी, उसकी राजधानी थी तोसली। तो मौर्य प्रशासन में 5 प्रांत थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश और कलिंग। उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन है, मध्य देश की पाटलिपुत्र है, कलिंग की तोसलिया तोसाली है। याद रह जाएगी। 5 प्रांत है और 5 राजधानियां हैं। 5वीं राजधानी है वो कलिंग विजय के बाद बनाई गई। अशोक ने तक्षशिला, उज्जैन, तोसली में कुमार नियुक्त किए थे। तो कहते हैं कि अशोक ने एक तो तक्षशिला, एक उज्जैन और तोसली में क्या नियुक्त किए थे? कुमार। ये प्रांतपति थे, वह युवराज होते थे। यानी ये प्रांतों के क्या होते थे? पति। यानी प्रांतों का चार्ज इनके पास होता था और ये युवराज होते थे, यानी राजा के लड़के होते थे। कहाँ कहाँ युवराज नियुक्त किए, प्रांतपति नियुक्त किए? तक्षशिला, उज्जैन और तोसली। तक्षशिला कहाँ? तक्षशिला, उज्जैन, तक्षशिला, उज्जैन और तोसली में। तो कहाँ नहीं किए? सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र में। प्रांतों का शासन राजवंश के किसी निकट संबंधी या राजकुमार द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों का शासन या तो राजकुमार चलाते थे या इनके कोई निकट संबंधी होते थे वो चलाते थे। मौर्य प्रशासन का विभाजन है वो निम्न प्रकार था। यानी मौर्य प्रशासन किस प्रकार बंटा हुआ था? सबसे बड़ा साम्राज्य होता था, फिर प्रांतों में बंटा होता था, और प्रांत थे ना वो हार या विषय, जिसे जिला कहते थे। विषय को क्या कहते थे? जिला कहते थे, में बंटा हुआ था। साम्राज्य प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांत हार या विषय में बंटे होते थे, और एक होता था फिर उसके नीचे स्थानीय, जो 800 गांवों का समूह में बंटे होते थे। 800 गांव के समूह होते थे, जिसे क्या कहते थे? स्थानीय। फिर होते थे द्रोणमुख, जो 400 गांव का समूह होता था, जिसे द्रोणमुख कहते थे, और एक होता था उसके नीचे खावर्टिक, यानी 200 गांव के जो समूह होते थे उसे खावर्टिक कहते थे। और संग्रहण, ये 100 गांव का समूह, 100 से संग्रहण तो याद रह जाएगा। तो याद क्या रखना है? स्थानीय 800 गांव का समूह, द्रोणमुख यानी 400 गांव का समूह, और खावर्टिक 200 गांव का समूह। स्थानीय 800 गांव का समूह, द्रोणमुख 400 गांव का समूह, खावर्टिक 200 गांव का समूह, और संग्रहण 100 गांव का समूह। अब है ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम होती थी, सबसे छोटी इकाई। ये प्रदेष्टि है। यह अधिकारी समाहर्ता के अधीन कार्य करता था, जो स्थानिक व गोप के कार्यों की जांच करता था। तो प्रदेष्टि क्या करता था? समाहर्ता, यानी जो राजस्व इकट्ठा करता था उसके अधीन कार्य करता था, और स्थानिक व गोप के कार्यों की जांच करता था। यानी उनके कार्यों की जांच भी करता था स्थानिक व गोप के, और उसके अधीन काम करता था। किसके? समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि। अशोक ने युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये केंद्र व स्थानीय शासन के बीच संपर्क कड़ी थे। जो केंद्र
सेंटर और स्टेट था ना, उसके बीच की कड़ी का काम कौन करता था? युक्त करता था। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथो कहा है, याद रखना भाई, कि यूनानी लेखक थे, उन्होंने पाटलिपुत्र क्या कहा है? पोलिब्रोथो, यूनानी लेखकों ने। स्ट्रेबो के अनुसार पाटलिपुत्र है, जिसे पोलिब्रोथा कहते हैं, की लंबाई 80 स्टेडिया थी, चौड़ाई 18 स्टेडिया थी, और इसमें 64 द्वार थे और 570 बुरुज थे। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र की विस्तृत व्याख्या की है, तो लंबाई है 80 स्टेडिया, चौड़ाई 18 स्टेडिया और 64 द्वार है और 517 बुरुज है। नगर का जनगणना अधिकारी व प्रशासक नागरिक कहलाता था। जो जनगणना अधिकारी था एवं प्रशासक था, उसे क्या कहते थे? नागरिक कहते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जो जिले, नगर का तो क्या था? नागरिक, और जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या था? स्थानिक। गोप के अधीन 10 गांव होते थे और गोप स्थानिक के अधीन था। गोप के अधीन भी कितने गांव होते थे? 10 गांव होते थे, और गोप स्थानिक के अधीन है। गोप स्वयं किसके नीचे काम करता था? स्थानिक के नीचे। अनंतपाल द्वारा सीमावर्ती अर्ध स्वायत्त राजाओं पर नियंत्रण रखा जाता था। अनंतपाल क्या करता था? जो सीमावर्ती अर्ध स्वायत्त यानी पूरी तरह जो स्वतंत्र राज्य नहीं थे, उन पर नियंत्रण रखते थे। अनंतपाल सीमावर्ती, सीमा पर रहते थे, और जो पूरी तरह नियंत्रण में राजा के नहीं थे, वहाँ पर वो शासन संभालते थे अनंतपाल। अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस की व्यवस्था भी थी। पुलिस को रक्षण कहा जाता था। पुलिस को क्या कहा जाता था? रक्षण। ग्राम का प्रधान ग्रामी कहलाता था। अशोक के अभिलेख के कुछ अधिकारी हैं। अभिलेखों में कुछ अधिकारी दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से अधिकारियों के अभिलेखों में जानकारी मिलती है? तो एक तो मिलता है राजुक। ये ग्रामीण क्षेत्र की देखभाल हेतु कर संग्रह, न्यायिक शक्तियों युक्त अधिकारी होता था। राजुक जो ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल करता था, कर संग्रह भी करता था, टैक्स इकट्ठा भी करता था, और इसके पास न्यायिक शक्तियाँ, न्याय से संबंधित शक्तियाँ भी होती थी। राजुक यह संभवतः राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में नियुक्त किया गया था। तो राजुक की नियुक्ति कब की गई? 27वें वर्ष में। क्या करता था? ग्रामीण क्षेत्र में देखभाल, कर संग्रह करता था, और न्यायिक शक्तियाँ भी रखता था राजुक। अब है प्रादेशिक। ये जिला अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र का प्रदेष्टा की तरह काम करता था। जिला अधिकारी होता था प्रादेशिक। महामात्र उच्च अधिकारी होता था। महामात्र को केंद्र में राजा से प्रांतपति की जानकारी के बिना सीधे आदेश मिलते थे। महामात्र को केंद्र में राजा से प्रांतपति की जानकारी के बिना, यानी प्रांत का जो पति होता था उनकी जानकारी के बिना सीधा संपर्क होता था महामात्र का राजा के साथ। उच्च अधिकारी था। प्रतिवेदक, राजा को सूचना देने वाला अधिकारी होता था प्रतिवेदक। अब है युक्त, राजुक, प्रादेशिक, महामात्र, ये बढ़ते क्रम में थे। सबसे नीचे युक्त था, फिर राजुक था, फिर प्रादेशिक था, और फिर महामात्र था। युक्त, राजुक, प्रादेशिक और महामात्र। युक्त, राजुक, प्रादेशिक और महामात्र। नगर प्रशासन, कौटिल्य नगर प्रशासन का वर्णन नहीं करता। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का कोई वर्णन नहीं है। जबकि मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा जो 6 समितियों में विभक्त था देखा जाता था। मेगस्थनीज क्या कहता है कि पाटलिपुत्र में 30 सदस्यों का एक मंडल था जिसमें 6 समितियां थी। इससे नगर प्रशासन चलता था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। टोटल 30 सदस्य थे, 6 समितियां थी, और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये कौन कौन सी समितियां थी? 5। तो प्रथम समिति थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करने से संबंधित होती थी, यानी उद्योगों का निरीक्षण होता था प्रथम समिति द्वारा। द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख, एक विदेशियों से संबंधित होती थी। तृतीय समिति थी जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन करने से, और चौथी समिति थी व्यापार वाणिज्य से संबंधित, और 5वीं समिति थी निर्मित वस्तुओं को विक्रय का निरीक्षण, यानी जो विक्रय किया जाता था उससे संबंधित। 5 समितियाँ हो गई। उद्योग से संबंधित, विदेशियों से संबंधित, जन्म मरण से संबंधित, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, और निर्मित वस्तुओं के विक्रय से संबंधित, इनका निरीक्षण होता था। षष्ठ समिति बिक्री कर वसूल करना, यानी जो बिक्री कर होता था उसका वसूल करती थी। छठी समिति होती थी वो, और वो उसका कितना भाग वसूल करती थी? 1/10वां भाग वसूल करती थी जितनी बिक्री होती थी।
मेगस्थनीज नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमई कहता है। नगर अधिकारी को क्या कहता है? एस्ट्रोनोमई या एग्रोनोमई नामक अधिकारी नगर में सड़क व भवन निर्माण का काम देखता था। एस्ट्रोनोमई या एग्रोनोमी क्या करता था? सड़क या भवन निर्माण का काम देखता था। न्याय व्यवस्था, मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी? सम्राट सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश होता था। जो राजा होता था वही सर्वे होता था, सबसे सुप्रीम कोर्ट वही होता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। एक तो है धर्मस्थलीय, इन्हें दीवानी अदालत कहा जाता था, दीवानी अदालत। एक है कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालत होती थी। एक दीवानी अदालत, एक फौजदारी अदालत। धर्मस्थलीय होती थी वो दीवानी, और कंटक शोधन होती थी वो फौजदारी। राज्य में नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करती थी। नगर के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महामात्र, दीवानी मामलों से संबंधित होता था। नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था, और ये दीवानी मामलों से संबंधित होता था, व्यवहारिक वाला। जनपद के न्यायाधीशों को राजूक कहा जाता था। जो जनपद के न्यायाधीशों से होते थे उन्हें राजूक कहा जाता था। तो फौजदारी कंटक है, धर्मस्थलीय दीवानी है, और नगर के न्यायाधीश है व्यवहारिक महामात्र, वो दीवानी है, और जनपद के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। फौजदारी मामले में न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। जो फौजदारी मामले होते थे उसके न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था में 4 प्रमुख अंग थे। यानी मौर्य शासन व्यवस्था में कितने अंग थे? 4। पहला है धर्म, फिर है व्यवहार यानी समकालीन विधि संहिताओं को मानना, व्यवहार। फिर है चरित्र, रीति रिवाज, और चौथा है राज शासन। तो 4 प्रमुख अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। चोरी व लूट के मामलों को साहस कहा जाता था। ये अजीब बात है, चोरी करते थे या लूट करते थे उसे साहस कहा जाता था। इन्हें धर्मस्थलीय न्यायालयों में पेश किया जाता था। चोरी व लूट को किस में? धर्मस्थलीय न्यायालयों में। गुप्तचर व्यवस्था, अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था पर विस्तृत व महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया है। गुड पुरुष, गुप्तचरों को क्या कहा गया? गुड पुरुष कहा गया है। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, पहला था संस्था और दूसरा था संचारा। यानी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर होते थे, वो होते थे संस्था। गुड पुरुष किसे कहा गया? गुप्तचरों को। 2 प्रकार के थे, संस्था और संचारा। एक ही स्थान पर रहने वाले संस्था, भ्रमणशील गुप्तचर होते थे संचारा। अब है संस्था गुप्तचर, 5 प्रकार के होते थे। ये संस्था एक स्थान पर रहने वाले कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के होते थे। काप्टिक, उदास्तत, गृहपतिक, विदेहक और तापस। ये काप्टिक क्या होते थे? दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, विद्यार्थी के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता। जो दूसरे के रहस्यों को जान लेता था वो होता था काप्टिक। उदास्तत, ये जो सन्यासी वेशधारी गुप्तचर होते थे, सन्यासी के वेश में रहते थे, उसे क्या कहते थे? उदास्तत। गृहपतिक, गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता था। गृहपतिक, गरीब किसान के वेश में रहने वाला। विदेहक यानी गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला, यह गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर विदेहक। और तापस, सिर मुंडा या जटा धारण किए तपस्वी के वेश में सिर मुंडा लेते थे, जटा धारण कर लेते थे, ये तापस कहलाते थे। काप्टिक, जो दूसरों के रहस्यों को जान लेते थे। उदास्तत, सन्यासी वेशधारी होते थे। और गृहपति, गरीब किसान। विदेहक, गरीब व्यापारी। विदेहक, गरीब व्यापारी। गृहपति, गरीब किसान। और तापस, सिर मुंडा या जटा धारण किए तपस्वी के वेश में गुप्तचर। संचारा या भ्रमणशील गुप्तचरों के प्रकार। ये संचारा कौन कौन से थे? एक तो होता था क्षत्रिय, जो समुद्री विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, इंद्रजाल, वशीकरण, नाचने गाने की कला में निपुण होता था। देखो भाई, स्त्री है बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्री विद्या का जानकार, ज्योतिष का जानकार, व्याकरण जानता था, इंद्रजाल जानता था, वशीकरण, नाचने गाने की कला में निपुण होता था, उसे क्षत्रिय कहते थे। तीक्ष्ण, धन के लिए प्राणों की भी परवाह न कर हर तरह के खतरे में कार्य करने वाला गुप्तचर होता था, प्राणों की परवाह नहीं करता था। तीक्ष्ण। शरद, अपने बंधुओं से स्नेह न रखने वाला, क्रूर व प्रकृति से आलसी गुप्तचर होता था।
अपने बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाला क्रूर होता था शरद। तो जो संचारा है, ब्रह्मणशील गुप्तचर है, वो एक तो क्षत्रिय, एक है तीक्ष्ण और एक है शरद। अब है परिवारजिका, सन्यासिनी के वेश में गुप्तचर कार्य करने वाली स्त्री को कहते थे परिवारजिका। जो सन्यासी बन करके स्त्री गुप्तचर का कार्य करती थी उसे परिवारजिका कहा जाता है। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। तो एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा है? ओवरसियर। एरियन ने ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। पुरुष गुप्तचरों को संति, तीक्ष्णा, शरद कहा जाता था। जो पुरुष गुप्तचर होते थे उसे संति, तीक्ष्णा या शरद कहा जाता था। स्त्री गुप्तचरों को वर्षली, भिक्षुकी, परिवारजक कहा जाता था। जो स्त्री गुप्तचर थी उनको किस नाम से जाना जाता था? वर्षली, भिक्षुकी, परिवारजक। वर्षली, भिक्षुकी, परिवारजक। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो महिला अंगरक्षिकाओं का उल्लेख है, दोनों ही करते हैं। मेगस्थनीज भी करता है, स्ट्रेबो भी करता है। महिला अंगरक्षिकाओं को क्या कहा जाता था? समरानुरागिनी कहा जाता था। तो राजा के लिए जो महिला अंगरक्षिकाएं होती थी उनको क्या कहते थे? समरानुरागिनी, समरानुरागिनी कहा जाता था। अब है मौर्य प्रशासन के बारे में। सैन्य प्रशासन कैसा था? सेना, मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा देखा जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जैसे शहर की समिति थी। सेना के 5 अंग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ और सेना। सेना के अंग कितने थे? 5 अंग थे। पैदल थे, हाथी थे, घोड़े थे, रथ और नौसेना थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। इंपॉर्टेंट, याद रखना कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? ये जस्टिन ने कहा है। अनंतपाल नामक अधिकारी सेना का प्रशासन देखता था। अनंतपाल क्या करता था? अपने सीमावर्ती के साथ सेना का प्रशासन भी देखता था। इसके अतिरिक्त वह सीमांत क्षेत्रों की देखभाल भी करता था। तो सेना का प्रशासन भी देखता था और अपनी सीमाओं की देखभाल भी करता था। नौसेना का प्रधान नवाध्यक्ष कहलाता था। नौसेना थी, उसका प्रधान क्या था? नवाध्यक्ष। सर्वप्रथम गुरुन वेडेल ने यह बताया कि मौर्यों का वंश चिन्ह क्या था? मोर था। यह भी याद रखना आपको कि सर्वप्रथम किसने बताया कि मौर्यों का वंश चिन्ह मोर था? तो गुरुन वेडेल। यहाँ ये गलती है, गुरुन वेडेल ने बताया। अब है सामाजिक स्थिति। मौर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को मलेच्छों से पृथक माना है और उन्हें आर्य कहा है। तो मौर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था। और मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। मेगस्थनीज क्या कहता है? भारतीय समाज कितनी जातियों में बंटा हुआ है? 7 जातियों में बंटा हुआ है। कौन कौन सी जातियां हैं? दार्शनिक है, कर्षक है, शिकारी व पशुपालक है, व्यापारी व शिल्पी है, योद्धा है और निरीक्षक है। याद रखिएगा। कौन? मेगस्थनीज जो इंडिका लिखता है 7 जातियों में बांटा है। दार्शनिक, कर्षक, शिकारी व पशुपालक, व्यापारी व शिल्पी, योद्धा जिसे सैनिक कहते हैं, और निरीक्षक और एक मंत्री। निरीक्षक और मंत्री। दार्शनिक, कर्षक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी व शिल्पी, योद्धा, सैनिक और निरीक्षक और मंत्री। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया है। यानी शूद्रों का धर्म बताया है। कृषि करना, पशुपालन करना, वाणिज्य करना। शूद्रों को सेना में भर्ती होने का भी अधिकार था। ब्राह्मणों को अपराध करने पर कोई यातना या सजा नहीं दी जाती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। ब्राह्मण क्या थे? अपराध मुक्त थे। स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। स्त्रियों की दशा ठीक थी। उन्हें विवाह विच्छेद की अनुमति थी। यानी वो विवाह विच्छेद कर सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। यानी विवाह विच्छेद करना, तलाक लेने को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? मोक्ष, कि मोक्ष मिल गई। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति भी, वो पुनः विवाह, विधवा विवाह कर सकती थी और नियोग कर सकती थी, यानी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी विशेष परिस्थितियों में।
उच्च वर्ग की स्त्रियां जो घरों के अंदर रहती थी उन्हें कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। जो घरों के अंदर स्त्रियां रहती थी वो क्या थी? अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी। वेश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा वेश्याओं को। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। पुरुष गायक व नर्तक कलाकारों को रंगोपजीवी, यानी पुरुष, ऐसे पुरुष जो गायक और नर्तक होते थे उनको रंगोपजीवी कहा जाता था, और ऐसी महिलाओं को रंगोपजीवी नहीं कहा जाता था। तो रंगोपजीवी और रंगोपजीविनी यानी जो नाच गान करते थे। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिमी सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। यानी उत्तर पश्चिम के जो सैनिक है उनकी पत्नियां क्या हुई थी? सती। ये यूनानी लेखक बताते हैं। प्रवण एक सामूहिक समारोह था जिसमें खाने पीने की चीज़ों का प्रचुर इस्तेमाल होता था। तो प्रवण क्या था? एक सामूहिक समारोह था। कौटिल्य के अनुसार अस्थायी रूप से बंधक व आश्रित दास आहितक कहलाते थे। अस्थायी रूप से बंधक या आश्रित, या तो वह अस्थायी रूप से बंधक होते थे यानी कि किन्हीं को पकड़ करके ला करके रखा होता था, या आश्रित होते थे उन्हें आहितक कहते थे। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना दासों को कृषि कार्य में लगाया जाना था, यानी कृषि कार्य करते थे दास। मैगस्थनीज व स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मैगस्थनीज मानते हैं और स्ट्रेबो मानते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। वैसा क्यों मानते हैं? मैगस्थनीज दास प्रथा का इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि दासों की स्थिति क्या थी? संतोषजनक थी, यानी दासों की कंडीशन अच्छी थी, उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार होता था, उन्हें संपत्ति रखने व बेचने का भी अधिकार था। तो मैगस्थनीज को ये पता नहीं लगा कि वो दास थे या कोई और थे। तो मैगस्थनीज व स्ट्रेबो क्या कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं है। कौटिल्य के अनुसार किसी भी परिस्थिति में आर्य दास नहीं बनाया जा सकता। ये बात कह, आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता। हिनसांग ने कपिसा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों को राज्य से मिलने वाली करमुक्त भूमि को अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेय कहा गया है। ये याद रखना, जो ब्राह्मण होते थे उनको करमुक्त भूमि देती थी, राज्य देता था, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्रह्मदेय यानी जो कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी क्या कहते थे? ब्रह्मदेय कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। मैगस्थनीज ये भी कहते हैं कि लेखन कला का ज्ञान नहीं था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसियस यानी शिव तथा हेराक्लीज कृष्ण की पूजा करते थे। मैगस्थनीज मानते हैं कि भारतीय क्या करते थे? एक तो यूनानी देवता जिसे क्या कहते हैं? डायनोसियस, जिसे हम शिव कहते हैं, और हेराक्लीज कृष्ण की पूजा करते थे। तो यूनानी देवता डायनोसियस और हेराक्लीज जिसे हम शिव और कृष्ण कहते हैं की पूजा करते थे। ग्रीक लेखकों ने गंगा नदी का उल्लेख उपास्य देवी के रूप में किया है, यानी उपासना करते थे गंगा नदी का। देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारु कहा जाता था। जो देवताओं की मूर्तियां बनाते थे उन्हें देवताकारु। मौर्य काल में वैदिक व बौद्ध धर्म अधिक प्रसिद्ध था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। वार्ता किसे कहते हैं? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का काम है उसे वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है, यानी शूद्र वर्ण का काम माना है। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राजस्व प्रणाली थी उसकी पहली बार रूपरेखा मौर्य काल में हुई। अर्थशास्त्र में भूमि स्वामी को क्षेत्रक कहा गया है। भूमि का जो स्वामी होता था उसे क्षेत्रक, काश्तकार को और जो उस पर खेती करता था उसे उपवास कहा जाता था। जो भूमि का स्वामी उसे क्षेत्रक और जो उस पर काश्त करता था, खेती करता था, उसे उपवास। मैगस्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी, यानी भूमि पर पूर्ण नियंत्रण राजा का ही होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था। अर्थशास्त्र में पढ़ने कर का उल्लेख है। यह एक आपातकालीन कर था। पढ़ने कर कौन सा था? आपातकालीन, इमरजेंसी कर था पढ़ने कर। अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख है। कर मुक्त गाँव को परिहारिका, जो गांव कर मुक्त थे उन्हें परिहारिका कहा जाता था। जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें अयोध्या कहा जाता था, यानी सैनिक जहाँ से सबसे ज़्यादा आते थे
उन्हें अयुद्धिका। जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्य कहा जाता था। कच्चा माल ला करके देते थे उसे कुप्य। तो करमुक्त गांव परिहारिका। जो सैनिकों की आपूर्ति करते थे उन्हें अयुद्धिका। और जो कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्य कहा जाता था। अशोक के रुमंदेय अभिलेख में अशोक के केवल 2 करों का उल्लेख मिलता है। रुमंदेय अभिलेख में 2 बलि और भाग, बलि और भाग। मेघसनीच के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में अकाल पड़ते हैं। अर्थशास्त्र में अकाल के समय राजा द्वारा जनता की भलाई के कार्यों का वर्णन है। नमक, खान, जंगल आदि से संबंधित व्यवसाय राज्य के नियंत्रण में था, यानी राज्य के नियंत्रण में थे ये। नमक हो चाहे खान हो चाहे जंगल हो। जंगल 2 प्रकार थे, अस्थिवन और द्रव्यवन। अस्थिवन और द्रव्यवन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया, 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में। तो उनमें से मुख्य कौन कौन सी है? अदेवमात्रक, बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी उसे कहते अदेवमात्रक। और देवमात्रक यानी वर्षा द्वारा जो खेती होती थी, वर्षा द्वारा, बिना वर्षा के अदेवमात्रक, वर्षा द्वारा होती थी देवमात्रक। और कृष्ट, जुती हुई खेती होती थी, जुती हुई भूमि होती थी कष्ट कहते थे, और बिना जुती हुई अकष्ट कहते थे। कष्ट, अकष्ट अदेवमात्रक, और देवमात्रक, देव यानी वर्षा द्वारा। स्थल, ऊंची भूमि होती थी उसे स्थल कहते थे। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष सित्ताध्यक्ष कहलाता था। जो मुख्य कृषि विभाग था उसका अध्यक्ष सित्ताध्यक्ष। अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को सित्ता कहा गया। ये भी याद रखना, हल से जोतकर जो उत्पन्न किए गए पदार्थ था उसको सित्ता कहा गया है। जबकि कहीं कहीं क्या है, हल चलाने को सित्ता कहा गया है, जबकि हल से जोतकर जो पदार्थ उत्पन्न किया जाता था उसे सित्ता कहा जाता था। भूमि का राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। यह उसका 1/6 भाग होता था। भूमि का कितना लिया जाता था? मौर्य काल में 1/6। विभिन्न कर निम्न प्रकार के थे, अलग अलग कर थे, टैक्स थे। कौन कौन सा? भाग, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर, यानी कृषि पर टैक्स लिया जाता था उसे भाग कहते थे। सित्ता, राजकीय व वन्य भूमि, यानी राजा की होती थी या वन्य भूमि होती थी उस पर जो टैक्स लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? सित्ता। और पर्ण्य, आपातकालीन कर टैक्स होता था, वो पर्ण्य होता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। बलि क्या था? भू राजस्व। हिरण्य, नगद कर होता था हिरण्य। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध हेतु, यानी सिंचाई जहाँ पर होती थी उसे सेतुबंध कहते थे, उस टैक्स को सेतुबंध, सिंचाई वाले को। विष्टि, बेगार, निःशुल्क श्रम, यानी बिना कोई शुल्क के जो श्रम किया जाता था, बेगार किया जाता था, उसे विष्टि कहते थे। उपयुक्त करों के अतिरिक्त आवागमन के मार्ग, साधनों, चारागाहों आदि पर कर लगते थे, यानी आवागमनों के मार्ग पर लगते थे, साधन हो चाहे चारा हो सब पर टैक्स लगते थे। मौर्य काल में हाथीदांत व्यापार विकसित अवस्था में था। काशी इसका प्रमुख केंद्र था। हाथीदांत के लिए क्या था? काशी। अर्थशास्त्र के अनुसार वार्षिक ब्याज दर 15% सी, और सर्वाधिक ब्याज दर समुद्र से व्यापार करने वाले व्यापारियों पर लगती थी। वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? 15%। और सबसे ज़्यादा लगती थी जो समुद्र से व्यापार करते थे उन पर। टकसाल के अधिकारियों को कौटिल्य ने सौवर्णिक व लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना है। टकसाल के अधिकारियों को कौटिल्य ने सुवर्णिक व लक्षणाध्यक्ष। आयात कर को प्रवेश्य और निर्यात को निष्क्राम्य कहा जाता था। जो आयात होता था उसे प्रवेश्य, जो प्रवेश करता था, और निर्यात निष्क्राम्य। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख क्या कहता है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, और इसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने। कौन था गवर्नर? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बात कहाँ पर है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। और अशोक के गवर्नर यवनराज तुषासप ने इसकी मरम्मत करवाई थी।
जो टूट फूट गई, तो अशोक का गवर्नर था यवनराज कौन, तुषासप ने इसकी मरम्मतें करवाई थी। सुदर्शन झील है वो उज्जैन पर्वत और रेवतक पहाड़ियों से निकलने वाली पालेसिनी और सुवर्णसिक्ता नदियों पर है। उज्जैन पर्वत व रेवतक पहाड़ियों से निकलने वाली दो नदियां निकलती है, पलासिनी व सुवर्णसिक्ता। पलासिनी व सुवर्णसिक्ता नदियों पर है सुदर्शन झील। सिंचित भूमि पर कुल भूमि का सिंचाई कर जो मिलाकर लगता था वो 1/12 होता था। यानी जो सिंचित भूमि होती थी उस पर टैक्स था 1/2 लगता था, 1/2 लगता था, ये 50% लगता था सबसे ज़्यादा। उद्यक भाग मौर्य काल में वसूल किए जाने वाले सिंचाई कर था। सिंचाई कर क्या था? उद्यक भाग। टकसाल का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष और मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। जो टकसाल होती थी उसका अधिकारी लक्षणाध्यक्ष और मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या होता था? रूपदर्शक। जब लोग स्वयं मुद्रा बनाते थे तो उन्हें रूपिका परीक्षण नामक कर है वो राज्य को देना पड़ता था। जो लोग स्वयं मुद्रा बनाते थे उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। कौन सा? रूपिका और परीक्षण। टैक्स का नाम क्या था? रूपिका और परीक्षण। रजुग्राहक नामक अधिकारी खड़ी फसल को माप कर उस पर लगने वाला बंदोबस्त अधिकारी होता था। खड़ी फसल पर टैक्स लगा देता था, उसको कहते हैं रजुग्राहक। रजुग्राहक। मौर्यकालीन सिक्के। तो मौर्य काल में सिक्के, मौर्य काल में सुवर्ण व निशक सिक्के मिले जो सोने का सिक्का होता था। सुवर्ण व निशक सोने का सिक्का। कासारपण, पण व धरण ये चांदी का सिक्का होता था। मौर्यकालीन सिक्के आज सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे। तो कासारपण, पण या धरण ये चांदी का सिक्का था और सुवर्ण निशक सोने का सिक्का था। मासक ये तांबे का सिक्का होता था, मासक। और कांकणी ये तांबे का छोटा सिक्का होता था, कांकणी। तो नमस्कार दोस्तों, ये अपना आज का यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे के व्यापार वाणिज्य के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।